वेलकम बैक डियर लिसनर्स। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में टीना अपनी माँ लवीना से मिलने आई थी, जिन्होंने टीना की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। लवीना जी जब बंगले के अंदर जा रही थी तो उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज़ आई, तो वह झाड़ियों के पीछे चेक करने गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। लवीना जी ने झाड़ियों के पीछे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर वो रिलैक्स होकर बंगले के अंदर गई। अंदर उनके सामने रूही खड़ी थी। उसने सामने देखकर अपनी माँ से कहा, मॉम, आप आधी रात को कहाँ गई थी? लवीना जी ने घबराते हुए अपने पर्स को अपने शॉल के नीचे छुपाया और रूही से कहा, कुछ नहीं बेटा, मुझे घर पर रहकर थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर फ्रेश एयर में टहलने गई थी। तुम जाओ, सो जाओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और रात को जागने से तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ सकते हैं, जिससे तुम्हारे चेहरे का ग्लो कम हो जाएगा। अपनी बात कहकर लवीना जी सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाने लगी। मॉम, आप उस टीना से मिलकर आ रही हैं ना? और उस नौकरानी से मिलकर आपने मुझे झूठ बोला? आपको अपनी बेटी इतनी प्यारी हो गई? रूही ने तेज और गुस्से भरी आवाज में पीछे से लवीना जी से कहा, जिसे सुनकर लवीना जी रुक गई। रूही की बात सुनकर लवीना जी के कदम एक ही जगह पर जम गए थे और उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया था। जब तक कि वो कुछ जवाब दे पाती, यश जी की कठोर आवाज पूरे हॉल में गूंजी, इतनी रात गए तुम दोनों माँ बेटी यहाँ क्या कर रहे हो? रूही ने आगे बढ़कर अपने डैड यश जी से कहा, डैड, मैंने खुद देखा है कि मॉम घर से पैसे चुराकर अब भी उस नौकरानी टीना को देकर आई हैं। यश जी अपनी भारी कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आए और अचानक से उन्होंने लवीना जी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर उनका बाल खींचते हुए उन्हें वापस अपने कमरे में ऊपर ले गए। दरवाजा बंद करने की आवाज आई, रूही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे साफ साफ लवीना जी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और वह कुछ गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ टीना सुनसान सड़क पर बिना किसी मदद के बस चले जा रही थी। रह रहकर उसे अपनी माँ के कड़वे शब्द याद आ रहे थे। टीना बेसुध सी बस सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और तभी अचानक से एक मजबूत हाथ ने उसे अपनी तरफ सड़क से किनारे में खींच लिया। अचानक से हुई इस हरकत से टीना डर गई और जोर से चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ मुंह से निकाल पाती, उस इंसान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी आवाज़ को दबा दिया और तब कहीं जाकर टीना को महसूस हुआ कि उसके बगल से अभी काफ़ी तेज़ रफ्तार से कार गुजरी थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो सकता था और उस शख्स ने तो बस उसकी जान बचाई थी। जब उस इंसान ने देखा कि टीना शांत हो गई है और कोई हरकत नहीं कर रही, तब उसने टीना के मुंह से अपना हाथ हटाया और जैसे ही उसने टीना के चेहरे से अपना हाथ हटाया, टीना ने हैरानी से उस इंसान की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? वो एल्विस था। उसने टीना का जवाब देने की बजाय उससे ही एक सवाल पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम रात के इस समय इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो और तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता कि वो कार कब से तुम्हारे पीछे हॉर्न मार रही थी? मरने का शौक है या फिर रात को ऐसे ही तुम भूतनी बनकर सड़क पर घूमती हो? हाँ? टीना ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस एक टक सड़क को घूरे जा रही थी। जब एल्विस को टीना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसे वह खींचकर अपनी कार में लेकर आया और उसे कार में बैठा दिया और उसने कार को फिर महेश्वरी मेंशन की तरफ दौड़ा दिया। मेंशन के बाहर पहुंचकर एल्विस ने कार का हॉर्न बजाया तो दो गार्ड्स ने घर का मेन गेट खोल दिया। टीना ने जैसे ही गेट को खुलते हुए देखा तो वो गार्ड्स की नज़र से बचने के लिए अपनी सीट के नीचे झुक गई। एल्विस ने कार अंदर पार्क लॉट में लगाई। उसके बाद उसने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई। उसके बाद उसने टीना को कार से बाहर निकलने के लिए इशारा किया। फिर दोनों वहाँ से छुपते छुपाते घर के अंदर चले गए। जब एल्विस ने देखा कि हॉल में भी इस वक्त कोई नहीं है तो जल्दी से उसने टीना को आगे करके अपने कमरे में जाने का इशारा किया और फिर से एक बार हॉल में चारों ओर देखने लगा। बाद में वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह टीना वापस अपने उसी लड़के के भेष में कमरे से बाहर निकली।
उसने देखा कि एल्विस को छोड़कर बाकी सभी घर के लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब गायत्री जी ने टीना को हॉल में आते हुए देखा तो उन्होंने टीना से बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। गायत्री जी की बात सुनकर पीहू ने हंसते हुए कहा, अरे मॉम, ये बेचारा तो पहले से ही मरा सा है। दी के हाथ का बना खाना खाकर तो ये सीधा ऊपर ही चला जाएगा। उसकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर कोई हंसने लगे और पीहू ने अपने साइड में बैठे अपने जीजू को हाई फाई देते हुए कहा, क्यों, सही कहा ना मैंने जीजू। तभी किचन से कुहू के चिल्लाने की आवाज़ आई और उसकी आवाज़ सुनकर सभी डाइनिंग टेबल से उठकर किचन की तरफ भाग गए और किचन का नज़ारा देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। सब ने अपनी नज़रें किचन की तरफ दौड़ाई। स्टोव पर चढ़ा ऑमलेट बुरी तरह से जल चुका था। किचन धुआं धुआं हो चुका था। जूसर के चारों ओर जूस फैला हुआ था। फर्श पर आटा सहित परात गिरी हुई थी और पूरे किचन में गीला आटा फैल गया था। कुहू किचन के कोने में खड़े होकर अपने हाथ में लगे गीले आटे को अजीब तरीके से घूर रही थी, जैसे कि कुछ अजीब सा उसके हाथों में चिपक गया हो। किचन का ऐसा हुलिया देखकर गायत्री जी ने रामू को आवाज़ लगाकर बुलाया। रामू ने भी जब आकर किचन की ऐसी हालत देखी तो उसकी हंसी छूट गई। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर कुहू ने उसे घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। गायत्री जी ने रामू से किचन साफ करने के लिए कहा और उसके बाद सभी लोग वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर में कुहू भी खुद को साफ करके वहां आ गई। कुहू को वहां देखकर सभी लोग अपनी हंसी को कंट्रोल न करने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख कुहू ने उन सबको घूर कर देखा और अगले ही पल सबकी हंसी छूट गई। कुहू उठकर गायत्री जी के पास गई और अपना भोला सा चेहरा बनाकर उसने कहा, मॉम, देखो ना, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गायत्री जी ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है बच्चा, मैं बोलती हूँ इन सबको कि तुमने कोशिश तो की ना, कोई बात नहीं, हम खाना ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें किचन में जाने की क्या ज़रूरत है। और आखिर शब्द में उनकी भी हंसी छूट गई। इससे कुहू और चिढ़ गई। वापस जाकर उसने अपनी जगह ली। उसके बाद सभी लोग अपने अपने फ़ोन में ये देखने लगे कि उन्हें क्या क्या ऑर्डर करना है। करीब आधे घंटे बाद रामू किचन से बाहर निकला। और डाइनिंग टेबल पर लाकर उसने अलग अलग तरह की डिशेस को सजा दिया। इससे पहले कि कोई सवाल पूछ पाता कि वो वापस से किचन की ओर बढ़ गया। सभी लोग उसे हक्के बक्के होकर देखने लगे। तभी उनके कानों में पीहू की आवाज़ें, वाह क्या खुशबू है। सबने पीहू को देखा तो वो सभी अभी अभी रामू के रखे हुए बर्तन को उठाकर उसके अंदर रखे खाने की खुशबू ले रही थी। किसी को समझ नहीं आया इतनी जल्दी खाना बनाया किसने। तभी उन्होंने देखा कि रामू दोबारा अपने हाथ में डिशेस का बर्तन लिए किचन के बाहर आ रहा है और इस बार उसके पीछे टीना भी थी। एक बार फिर सब उन दोनों को हैरानी से देखने लगे। टीना और रामू ने आकर अपने हाथ में रखा बर्तन टेबल पर रखा। तब गायत्री जी ने टीना की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, बेटा टीन, क्या ये खाना तुमने बनाया है। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपना सिर झुकाए वहां पर खड़ी रही। फिर रामू ने कहा, जी बड़ी माँ, ये सारा खाना ये सब ये दुबले पतले भैया ने बनाया है। कमाल कर दिया इन्होंने। रामू का जवाब सुनकर टीना को अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से सब देखने लगे। तभी एक बार फिर से उन सभी के कानों में पीहू की आवाज़ है, कितना यमी खाना है। वाह टीना, आई मीन टीन, तुम तो खाने भी इतने अच्छे से बना लेते हो। इसका टेस्ट इतना बोलकर पीहू ने अपनी जीभ अपने मुंह के चारों ओर फिराई। पीहू की बात सुनकर टीना थोड़ी डर गई थी क्योंकि गलती से पीहू ने उसका नाम पूरा ले दिया था, टीना। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर लग नहीं रहा था कि वह पहचान पाई थी कि टीना एक लड़की थी। सबने देखा कि पीहू ने खाना खाना शुरू कर दिया है। जब पीहू ने देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने अपनी उंगली चाटते हुए कहा, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अरे तुम लोग भी जल्दी जल्दी खाना शुरू करो, वरना मैं सारा खाना अकेले ही खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब खाने में लग गए और गायत्री जी ने टीना से भी खाना खाने के लिए कहा। टीना भी उनके साथ बैठ गई। खाने के दौरान गायत्री जी ने अचानक से कुछ सोचते हुए कहा, एल्विस कहाँ है, अभी तक वो रूम से बाहर क्यों नहीं आया। गायत्री जी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सबके सामने
एल्विस आ गया और उसने कहा, मैं यही हूँ बड़ी माँ। सब ने उस तरफ देखा तो सब लोग फिर से हैरान हो गए। सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि देखने में 5 या 6 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी और उसने जोकर जैसे कपड़े पहन रखे थे। एक फनी सा कार्टून वाला चश्मा लगाया हुआ था। उस चश्मे के ऊपर पेड़ और पौधे खड़े हुए थे। उस लड़की के साथ त्रिस भी खड़ा हुआ था। इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता या फिर कुछ समझ पाता, उन्होंने देखा कि टीना अपनी जगह से उठकर दौड़ती हुई उस ओर गई जहां पर एल्विस उस लड़की और त्रिस को लिए खड़ा था, और उसने जाकर वहीं पर घुटनों के बल त्रिस को गले लगा लिया। उसने त्रिस को अपने जैसे ही सीने से लगाया तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। उसने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे तुम ठीक हो ना? इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी और त्रिस का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे चूमने लगी। तभी मोना ने टीना को जोर से धक्का देकर त्रिस से दूर कर दिया और गुस्से में कहा, येड़ा है क्या? छोड़ मेरे बच्ची को। टीना फिर इस पर गिर पड़ी। वह हैरानी से कभी त्रिस को तो कभी मोना और कभी एल्विस को देखती। थोड़ी देर तक उन तीनों को हैरानी से देखने के बाद टीना फर्श से उठी और चलकर मोना के पास आई और अपना विग उतार कर फेंकते हुए उसने मोना के दोनों हाथों को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, देख मोना, मैं तेरी बहन हूँ टीना, कहाँ चली गई तू? बता, कहाँ थी अब तक? मैं तुझे कितना ढूंढती रही। मोना ने टीना को अपने आप से दूर करते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और कोई बहन वहन नहीं है मेरी, लेकिन एक सेकंड, तुम्हारा चेहरा मुझसे काफ़ी मिलता है। उसके बाद मोना एल्विस के पास गई और उसने उससे कहा, डार्लिंग, देखो ये कौन है जो हमारे बच्चे को अपना बेटा बोल रही है। डाइनिंग हॉल में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के होकर अपनी आंखों से ये नज़ारा देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी गायत्री जी ने अपने गुस्से भरी आवाज़ में एल्विस से कहा, ये सब क्या चल रहा है एल्विस? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? और ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं? तुमने तो कहा था कि ये लड़का है और कुछ भी नहीं बोल सकता, तो फिर ये अचानक बोलने कैसे लगा? एल्विस ने आगे बढ़कर गायत्री जी को अपनी बात समझाते हुए कहा, बड़ी माँ, आपने ही तो कहा था कि त्रिस को एक माँ की ज़रूरत है, तो मैं त्रिस की माँ को ले आया। त्रिस की माँ मुझे मिल गई है और अब मैं इससे शादी करूँगा। एल्विस ने इतना कहा और फिर मोना और त्रिस को गले लगा लिया। वह फिर उन दोनों को अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। जब टीना ने एल्विस को वहाँ से उन दोनों को ले जाते हुए देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगी और एल्विस को आवाज़ लगाई, एल्विस। और अभी उसके एल्विस और एल्विस। टीना की आवाज़ में कन्फ्यूजन भी थी और दर्द भी। एल्विस ने मोना और त्रिस को रूम में भेजकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और फिर टीना के पास आया। उसने टीना को खींचकर दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। उसके चारों ओर अपने हाथों को घेरा बना दिया। टीना ने एल्विस को गुस्से से घूरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? शादी कर रहा हूँ, तुम्हें जलन हो रही है? एल्विस ने टीना की आंखों में झांकते हुए कहा, मानो वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। छोड़ो मुझे मेरी मोना से बात करना है। टीना ने एल्विस से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। वह अभी कसमसा रही थी। एल्विस ने अपने एक हाथ से टीना के दोनों हाथों को जकड़ लिया और दूसरे हाथ को उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया और अपनी गहरी आवाज़ में कहा, वो मेरी होने वाली बीवी है और अभी किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। तुम भी उससे नहीं मिल सकती, समझी? वहीं दूसरी ओर रॉय के आलीशान से बंगले में कर्तव्य और कुमुद डरते हुए अंदर हॉल में चले जा रहे थे, पर रॉय के सामने आने की हिम्मत अभी भी उन दोनों में नहीं थी। इस कारण दोनों में बहस चल रही थी कि पहले रॉय के सामने कौन जाएगा। दोनों एक दूसरे को आगे जाने के लिए धक्का दे रहे थे और ऐसा करते करते दोनों अब इस बंगले के स्विमिंग एरिया तक पहुंच चुके थे। लड़ते लड़ते उन दोनों को वहां पर किसी और के भी मौजूद होने का एहसास हुआ। दोनों ने अपनी नज़र पूरे स्विमिंग एरिया में दौड़ाई। उन दोनों की नज़रें अचानक स्विमिंग पूल के किनारे में जाकर रुक गईं।
उन दोनों ने देखा कि सामने स्विमिंग पूल के किनारे पर एक सुंदर सी लड़की बिकनी पहने अपने दोनों पैरों को पानी के अंदर लटकाए बैठी थी। उसका रंग बिल्कुल गोरा और उसका शरीर मुलायम जैसा था। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बालों का कलर गहरा काला था और अभी धूप की रोशनी से उसके बाल चमक रहे थे। उसकी दूध सी गोरी त्वचा जो कि अभी अभी गीली थी और उसका परफेक्ट बॉडी शेप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसी वक्त उस लड़की ने पूल में छलांग लगा दी। कुमुद और कर्तव्य ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों के मुंह से एक ही साथ एक शब्द निकला, जलपरी, और दोनों ने उस लड़की की तरफ दौड़ लगा दी और दोनों जाकर स्विमिंग पूल में कूद गए। फिर जब उन दोनों ने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो उन्हें वो लड़की कहीं पर भी नजर नहीं आई। दोनों ही कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे कि उन दोनों से थोड़ी ही दूर पर एक और सिर पानी से बाहर निकला। जब उन दोनों ने अभी अभी पानी से निकले उस चेहरे को देखा तो दोनों हैरान रह गए और दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, जलपरी, राजकुमार। रॉय पानी से निकला और उसने सिल्वर कलर के बालों को झटका, जिससे बालों ने अपनी नीली आंखों को ढक लिया। पानी की बूंदें उसके पतले लाल होठों पर ठहरी हुई थी। स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर उसने टॉवल से अपने बालों को सुखाना शुरू कर दिया। धूप में उसकी टोन मस्कुलर बॉडी शाइन कर रही थी। उसने अपनी नीली शांत आंखों से कुमुद और कर्तव्य को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझसे अंदर मिलो। थोड़ी देर बाद रॉय अपने आलीशान बंगले के हॉल में लगे हुए सोफे पर इस वक्त बैठा हुआ था। उसने अपने पैरों को सामने रखे कॉफ़ी टेबल पर पसारा हुआ था। उसके दाईं हाथ में एक चांदी का वाइन ग्लास थी, जिससे वो धीरे धीरे एक एक सिप ले रहा था। उसका बाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर चल रही थी और उसके सामने खड़े थे डरे सहमे और भीगे कपड़ों में कुमुद और कर्तव्य, जो कि अभी किसी भीगी बल्ली से भी कम नहीं लग रहे थे। कुमुद ने डरते हुए अपने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, क्षमा करें राजकुमार, हम दोनों ने उसे हॉस्पिटल में छोड़ा था और हम दोनों उसकी रखवाली भी कर रहे थे, परंतु वह अपने कमरे की खिड़की से कूद कर भाग गई और अपने साथ उस बच्चे को भी ले गई। जब हमें कुछ गलत का आभास हुआ तो हम दोनों उसका पीछा करने लगे। वो बच्चा और वो लड़की दोनों ही कमरे से बाहर भाग चुके थे। हमने उन दोनों को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा, मगर अब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। वह दोनों भाग चुके हैं। उसके बाद हमने आसपास के इलाकों में भी देखा, मगर वे हमें कहीं नहीं मिले। कुमुद ने एक ही सांस में सारी बात कह डाली। इतना सुनकर रॉय की भौहें चढ़ गई और उसने अपनी सरसरी निगाह कुमुद और कर्तव्य पर डाली, जिससे दोनों के शरीर में सर्दी सी चढ़ गई। वह अभी जलपुरी जैसी लड़की को देखकर बहुत खुश हो गए थे। वह यह सोच सोच कर काफ़ी समय से डर रहे थे कि रॉय को यह बात वह कैसे बताएंगे। इसी टेंशन के बीच जब उन्हें जलपरी दिखी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह तो उनके राजकुमार का छल था। राजकुमार शरीर बदलकर एक जलपरी की तरह उन्हें अपने ही करीब बुला रहे थे। राजकुमार कुछ भी कर सकते थे। उनके राजकुमार के पास इतनी शक्तियाँ थी। कुमुद और कर्तव्य सोचते थे कि काश उनके पास भी इतनी शक्तियाँ होती तो वह खुद ही लड़कियों का भेष बदल कर लड़कों को रिझाते और अपनी लाइफ एंजॉय करते। लेकिन अफसोस उनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी। इसी बीच रॉय ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को जोर से टेबल पर रखा। फिर उसने दीवार पर लगे एक बहुत ही सुंदर फोटो फ्रेम को देखा। उस फोटो फ्रेम को रॉय ने अपनी शक्ति से आसमान में उड़ाया और उस फोटो को उसने कुमुद और कर्तव्य के ऊपर फेंक दिया, जिस वजह से दोनों दर्द से कराहने लगे और दोनों फिर ज़मीन पर गिर गए। वो फोटो भी उनके ही बगल में जाकर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। रॉय अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों से चलता हुआ कुमुद और कर्तव्य के पास जाकर रुका। कुमुद और कर्तव्य की तो जैसे जान हलक में आ गई थी। दोनों उठकर अपना सर झुकाए हुए अपने घुटनों के बल बैठ गए, मगर किसी ने भी एक नज़र उठाकर रॉय की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। रॉय ने उन दोनों को देखते हुए गुस्से से और अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर कहा, बहुत शौक है ना तुम दोनों को लड़कियों के पीछे भागने का, तो आज से तुम्हारी सजा शुरू। इतना बोलकर रॉय ने अपने एक हाथ कुमुद और कर्तव्य के सर पर रखा। उसने अपने ठंडे लहजे में कहा,
अभी से तुम दोनों उस एल्विस के दादा दादी बन जाओगे। जी राजकुमार, दोनों ने एक साथ जवाब दिया और अचानक से दोनों के शरीर उस बूढ़े कपल के शरीर में तब्दील हो गए जो कि उस क्रिसमस वाले घर में रहते थे। कुमुद और कर्तव्य ने एक दूसरे को रोने वाली शक्ल से देखा और मन में सोचा, अब हमारे शैतान राजकुमार क्या करना चाहते हैं, हमें बुढ़ा बना दिया। कुछ ऐसा जिससे हम माहेश्वरी परिवार में घुस पाए। रॉय ने उन दोनों की दिमाग में चल रही बातों को पढ़ते हुए जवाब दिया। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। आखिर उनके राजकुमार के पास ऐसी भी शक्ति थी जो दूसरे के दिमागों को पढ़ सकती थी। तो आखिर अब रॉय कैसे लेगा महेश्वरी परिवार में एंट्री, और कैसे टीना अपनी बहन को एल्विस से शादी करने से रोकेगी? इन सारे सवालों के जवाब कहानी में आगे आपको मिलते रहेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।